तो न्यूज़ टुडे आज का 23 फरवरी 2024 का, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो निर्धन कैदी जो हैं, निर्धन कैदियों को सहायता योजना के लिए, निर्धन कैदियों की सहायता के लिए 20 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया है। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। किसको? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो निर्धन कैदी है उनकी सहायता के लिए। तो इससे उन गरीब कैदियों को राहत मिलेगी जो या तो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ है, धन की कमी के कारण जमानत पाने में असमर्थ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जमानत के लिए एक कोलेटरल की, एक पैसे की जरूरत होती है, तो वो नहीं होगा। अच्छा, जेल किसका सब्जेक्ट है? तो राज्य सूची का है, स्टेट सूची का, ठीक है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से गृह मंत्रालय गरीब कैदियों को जेल से बाहर निकालने में सक्षम बनाएगा। इनमें से अधिकांश कम शिक्षा और निम्न आय स्तर वाले, सामाजिक रूप से वंचित या हाशिए पर रहने वाले समूहों से संबंधित है। इससे एक और इशू सोल्व होगा। इससे जेलों से क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी इसकी घोषणा। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि सीएनए के माध्यम से दी जाएगी। मतलब इस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से इनको जो क्या बोलते हैं पैसे, वो डिवाइड किए जाएंगे। केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले को एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। तो इसमें क्या करेगा? एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगा। यह समिति कैदी की जमानत आदि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पात्र मामले में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर आकलन करेगी। तो हर जिले में, या मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन इसमें होगा। राज्य स्तर पर निरीक्षणीय समिति का गठन किया जाएगा। तो पैसों का आवंटन कौन देखेगा? तो ये जिला स्तर वाली अधिकार प्राप्त समिति, और राज्य स्तर पर निरीक्षण समिति जो देखेगी कि भाई हाँ पैसा गया नहीं गया, क्या चल रहा है। विचाराधीन कैदियों के लिए अधिकतम सहायता 40,000 रुपये और दोषी कैदियों के लिए 25,000 रुपये होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये और 25,000 रुपये दे सकते हो। विचाराधीन है तो 40,000, और अगर कोई दोषी है तो उसको 25,000 रुपये, ठीक है। और अगर किसी को इससे ज़्यादा चाहिए तो राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन ये ज़्यादा तो दे सकते हैं, लेकिन जब ये समिति मंजूरी देगी तभी, नहीं तो विचाराधीन है तो 40,000 और दोषी है तो 25,000 रुपये देने होंगे। जेलों और कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ अन्य पहले क्या है? एक तो आदर्श कारागार अधिनियम 2023 बनाया गया। ये मॉडल एक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जेल है वो तो राज्य सूची का है, तो केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती थी। फिर लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैदियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान देता है। आदर्श कारागार मैनुअल 2016 में इस बात के विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं कि जेलों में विचाराधीन कैदियों को कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। तो ये पहला आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है? अपेडा। आज मैं इसके बारे में बहुत बार पढ़ लिया। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो अपेडा है, ने एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग गठित किया। तो जैविक संवर्धन प्रभाग गठित किया है। किसने किया है ये? किसने किया है ये? तो ये क्या है? अपेडा ने। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, अपेडा ने किया है। अब की देखो, ये प्रभाग देश से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयासों को समन्वय के केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा। तो जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाएगा ये। अपेडा ने उत्तराखंड और सिक्किम से जैविक उत्पादों पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप भी तैयार किया, ठीक है। इसमें जैविक कृषि पद्धतियों को बेहतर करने, प्रमाणन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रमुख निर्यात उत्पादों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। जैविक कृषि एक प्रकार की संधारणीय कृषि पद्धति है, ठीक है। तो जैविक कृषि क्या होती है? एक प्रकार की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग है। कृषि की इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फसल अपशिष्ट, फार्म यार्ड, कंपोस्ट जैसी कृषि इनपुट का यूज किया जाता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसका यूज किया जाता है। जैविक कृषि उत्पादन क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का नाम आता है, ठीक है। और भारत के जैविक उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर आदि में निर्यात किए जाते हैं। जैविक कृषि का महत्व क्या है? तो ये मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, मृदा अपरदन को कम करती है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है। तो ये सारी चीजें करती है। चुनौतियां क्या है?
तो एक तो इसमें पैदावार लगभग कम होती है, 18.4% कम। जैविक उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अधिक खर्चा होता है। ठीक है, जैविक कृषि में फसलों की अधिक निगरानी करनी पड़ती है, घास फूस को समय पर नष्ट करना जरूरी होता है, श्रम भी ज्यादा लगता है। और कौन सी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों को पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम दिशा निर्देश जारी किए गए। और ये जो दिशा निर्देश है जैविक उत्पादों को प्रमाणन करने वाली संस्थाओं को प्रत्यानयन देने का काम करतेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 शुरू की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन चलाया गया। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने जैविक खेती नाम से जैविक ई कॉमर्स पोर्टल, तो ध्यान रखना जैविक खेती नाम से जैविक ई कॉमर्स पोर्टल तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, और जैविक संवर्धन प्रभाग अपेडा ने बनाया है। अभी अगली न्यूज बात करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेरोगेसी विनियमन संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो सेरोगेसी के जो नियम है उसको अधिसूचित कर दिया है। तो इसमें क्या बोला गया है, तो केंद्र सरकार ने सेरोगेसी नियम 2022 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए गए। ये नियम 2021 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नियम क्या है इसमें, अब देखो इन नियमों को ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो इस नियम में क्या बोलते हैं, जिस दंपति को जिला चिकित्सा बोर्ड ने चिकित्सीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ प्रमाणित किया है, ऐसे इच्छुक दंपति के सेरोगेसी के माध्यम से संतान पैदा करने वाली महिला को ऐसे इच्छुक संपत्ति के दोनों युग्मक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी महिला को दाता युग्मक से प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है। तो ओनली क्या बोलते हैं, दाता से युग्मक प्राप्त करने की अनुमति इसमें मिल गई है। ये ध्यान रख लेना आप पहली बात तो। ठीक है, ठीक है। हालांकि सेरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपति का कम से कम एक युग्मक यानी या तो पति का शुक्राणु या पत्नी का अंडाणु जरूर होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इच्छुक दंपति चाहता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, किसी एक का क्या बोलते हैं, हम जानते हैं 2 गैमेट्स होते हैं। ठीक है, एक अंडाणु होता है और एक शुक्राणु होता है। तो जो अंडाणु या शुक्राणु में से कोई ना कोई एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले प्रतिबंध लगा दिया था। सामान्य सेरोगेसी के मामले में संतान चाहने वाले इच्छुक दंपति का दोनों का आवश्यकता होती है, लेकिन अब चाहें तो वो एक से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वो महिला का भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सेरोगेसी से संतान चाहने वाली सिंगल महिला को स्वयं के अंडाणुओं और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा। ठीक है, अरुण मुतुवेल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोहतस की कुष्ठरोग सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला को सेरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी। तो ये एक रोग था MRKH यानी मेयर रोकितांसिस कुष्ठरोग, एक जन्मजात दुर्लभ रोग है, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बंध्यता का कारण बनता है। सेरोगेसी एक प्रक्रिया है जिसमें एक महिला इस इरादे से एक इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वो महिला बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देगी। ये कानून वाणिज्य उद्देश्य वाली सेरोगी, इसमें ध्यान रखना, इसमें पैसों के लिए नहीं किया जा सकता है। चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी याद आ रही होगी। ठीक है, लेकिन परोपकारी सेरोगेसी की अनुमति देता है। उसमें 50 लाख है ना, ऐसे कुछ था ना, 50 लाख 5 लाख ऐसे कुछ था शायद, है ना। इच्छुक दंपतियों के लिए पात्रता मानदंड कितना है, इच्छुक दंपति को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। इसमें महिला के लिए आयु सीमा 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 56 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उनका कोई जीवित संतान भी नहीं होनी चाहिए। सेरोगेट मदर के लिए क्या पात्र, महिलाएं विवाहित होनी चाहिए। सेरोगेटरी जो महिला है वो विवाहित होनी चाहिए, उसकी अपनी जीवित संतान होनी चाहिए तथा उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये सेरोगेसी वाला आर्टिकल हमने पढ़ लिया, अच्छा आर्टिकल था। ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा, कल हमने ग्रीस को उसमें देखा था पहले से न्यूज में। ठीक है, तो आप लोगों को उसका पहले से दिख ही रहा होगा, मेडिटेरियन सी में टर्की से बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, पिछले 15 वर्षों से ग्रीस के किसी प्रधानमंत्री की यह भारत की पहली यात्रा है। क्यों आए हैं भाई ये, तो ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है। तो याद रखना, जो ग्रीस है वो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। IPOI क्या है, भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2015 में भारत द्वारा आरंभ की गई जो सागर हमने स्कीम लॉन्च करी थी उसके तहत ये है IPOI, इंडियो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। दोनों देश पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहयोग करने, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो भारत ने 2023 में G20 लीडर शिखर सम्मेलन के दौरान इसको लॉन्च किया था, IMEC को। रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा से साझा निमित्तों से निपटने के लिए किया गया है। ठीक है, रक्षा विनिर्माण पर दिया गया है। ठीक है, और द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की बात बोली गई है। ठीक है,
ये इन्होंने बोला गया है। एक रायसीना डायलॉग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम भारत ग्रीस के संबंध इसके पहले कैसे रहे इस पर देख लें। तो भूमध्य सागरीय देशों में क्षेत्र में प्रमुख भू अधिकार है। ये यूरोपीय संघ में भारत की पहुंच के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। 2023 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। ग्रीस ने वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। ग्रीस यूएनसी के विस्तार और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी करता है। ग्रीस भारत के नेतृत्व में लॉन्च हुए ISFL में भी शामिल हुआ था। रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग ग्रीस के प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग क्या है? तो ये भू राजनीतिक और अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के संविधान के प्रति प्रतिरोध। इसके संस्करण की थीम क्या है? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। ये डायलॉग भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो ये हमने बात कर ली 4 बड़ी न्यूज की। अब 2 बड़ी न्यूज और देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी। तो ये क्या है? तो मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 5 वर्ष के लिए इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इस शुरुआत कब की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट है ये, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ से प्रकोप, मानव जीवन, भूमि और संपत्ति की रक्षा से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, राज्यों को तकनीकी, तो ये राज्यों को सहायता देने के लिए की गई। इसके अलावा योजना के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है। तो ये पड़ोसी देशों के साथ में जल संसाधन के भी करती है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन लॉन्च कर, किसके द्वारा चलती है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसमें उपघटक क्या है? एक तो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण करना, कटाव रोधी, जल निकासी, समुद्री अवरोधन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। फंडिंग पैटर्न है इसमें केंद्र और 8 पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी राज्यों के बीच 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण साझा किया जाता है। शेष राज्यों के लिए 60-40 रहता है, ये तुम जानते ही हैं। ठीक है। इसमें एक नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र भी है। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाली नदियों नियंत्रण किए जाते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। और ये फंडिंग पैटर्न 100% केंद्रीय सहायता। तो नदी प्रबंधन में 100% केंद्र का है और बाढ़ प्रबंधन में 60-40 या 90-10 का रेशियो रहता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने, तो ये जो PFRDA है, इसने कुछ संशोधन किया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं के अनुरूप है। ये संशोधन विनियमों की लागत को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विनियमक को बढ़ाने में किया गया है। पूरे बीमा तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। क्या क्या सुधार किए गए? तो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट है, तो ट्रस्टियों की नियुक्तियों से जुड़े नियम, शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठक आयोजित करना तथा CEO की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया गया है। 2004 में क्या बोलते हैं, हमने NPS की शुरुआत की थी। उसका उद्देश्य व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद करना था। पेंशन फंड, इसे PMLA के दायरे के अंदर लाया गया है, ये ध्यान रख लेना। पेंशन फंड जो है अब से PMLA के दायरे में रहेगा। पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन किया जाएगा। उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 के रूप अनुरूप गवर्नेंस में सुधार करना है। पेंशन फंड द्वारा डिस्क्लोजर को बढ़ाना है। ट्रस्टी बैंक, जब ट्रस्टी बैंक अपने दर्जे या नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा तो PFRD की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ठीक है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए CRA द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम और समन नीति का कार्यान्वयन किया गया। सेबी की पहल के समान उपयुक्त और उचित मानदंड। अब PFRD क्या है, ये ध्यान रखना। ये पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और इसका उद्देश्य क्या है? पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आयु सुरक्षा को बढ़ावा देना। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरहर या तूर की दाल, इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने दुनिया के पहले पिजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की घोषणा की। इस नए फास्ट ब्रीडिंग प्रोटोकॉल से अरहर दाल की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों को तेज गति से विकसित करना आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हैदराबाद स्थित जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप ने, उसने पिजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की घोषणा करी है। और इस फास्ट ब्रीडिंग प्रोटोकॉल से अरहर दाल की
उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों को तेज गति से विकसित करना आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि पारंपरिक रूप से अरहर की नई किस्म की ब्रीडिंग व टेस्टिंग को उस किस्म को जारी करने में 13 वर्षों का समय लगता है और इससे 2 से 4 वर्षों में उसकी ब्रीडिंग संभव हो जाएगी। अरहर दाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये उच्च पोषण प्रदान करने वाली दाल है। ठीक है, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस मात्रा में पाया जाता है। अरहर दाल का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। वर्षा का मौसम 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा के बाद 17 से 22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ध्यान रखना। चलिए, अब एक मियावाकी टेक्निक, ये पहले भी न्यूज में थी तो ये इंपॉर्टेंट है। कोयला लिग्नाइट क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उपयुक्त क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण विधि को अपनाया है। तो जो कोयला है लिग्नाइट के, तो मियावाकी विधि क्या है? तो इसका नाम जो जापानी वनस्पति थी अकीरा मियावाकी के शोध कार्यों के आधार पर रखा गया है। ये एक सीमित क्षेत्र के भीतर वन आवरण को बढ़ावा देती है। यह वन आवरण 10 वर्षों में सघन वन का रूप धारण कर लेता है। इसमें क्या किया जाता है? बहुस्तरीय वन रोपण शामिल है जो तेजी से बढ़ते हैं। इसके तहत स्थानीय वनों में पाई जाने वाली प्राकृतिक जैव विविधता की पुनर्जनन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसकी वजह से वो तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि ऐसे वनों में प्राकृतिक वनों के कुछ गुण मौजूद नहीं होते। उदाहरण के लिए मियावाकी वनों में औषधीय गुण वाले पौधे नहीं उगते, वर्षा कराने की क्षमता भी नहीं होती। खनन गतिविधि से पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करेगा, कार्बन सिंक को बढ़ाएगा, स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका बढ़ाएगा। तो मियावाकी टेक्निक से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई है जो बहुत जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 से 2025-26 की अवधि के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अम्ब्रेला योजना के लिए धनराशि की मंजूरी दी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना, पहली बात तो नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समय पर हस्तक्षेप, जांच सुनिश्चित करना, अपराध की रोकथाम तंत्र को मजबूत करना। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, राष्ट्रीय फोरेंसिक डाटा सेंटर की स्थापना, ठीक है, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन, उनकी राज्यों के लिए डीएनए विश्लेषण, साइबर को मजबूत करना, तो ये सब इसमें शामिल किया गया है। अगली न्यूज क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो ये क्या है? ये परियोजना विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, इसके तहत लाभार्थियों को 22 सप्ताह की अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कामगारों को प्रतिस्पर्धा बनाने और उनकी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान 40% महिलाओं की भागीदारी भी इसमें की जाएगी। ठीक है, और प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब एक ब्लीन वेल मिस्टिसिस करके एक है जो न्यूज में अभी, तो वैज्ञानिकों ने ब्लीन वेहल द्वारा सुरमय ध्वनि छोड़े जाने के पीछे शारीरिक रचना की खोज करी है। और इसका कारण क्या है कि भाई ये जो क्या बोलते हैं सुरमय जो ध्वनि छोड़ती है, इसका कारण क्या है कि वे इस ध्वनि के लिए स्वर कंठ संयंत्र लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स का उपयोग करती है। ये पानी के भीतर सुरमय ध्वनि छोड़ने में सक्षम होने के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल हो जाता है। ठीक है, ब्लीन वेल की बात करें तो 14 प्रजातियां हैं। ब्लू बोटेड, राइट, हम्पबैक, मिनके, सही, ब्राइट, रोकेल्स, ग्रीन शामिल है। और ये सभी की सभी साइट्स के अंतर्गत क्या बोलते हैं जो फर्स्ट है परिशिष्ट उसमें शामिल हैं, मतलब कि इनका वाणिज्यिक उद्देश्यों की दृष्टि से व्यापार प्रतिबंध है। 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, ब्लू ब्रायड हम्पबैक, ब्लू ब्रायड हम्पबैक, ब्लू ब्रायड और हम्पबैक। किसकी? ब्लीन वेल की। तो ब्लीन वेल की ब्लू ब्रायड और हम्पबैक वेल भारत में मिलती है। इनके कोई दांत नहीं होते, इनकी लंबाई 30 मीटर तक होती है, बहुत अच्छी गोताखोर ये होती है। पानी में तो गोताखोर तो होगी सही ना। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने नौसेना के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के रूप में बनाया गया है। इसको ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ध्यान रखना कैसी है? सुपरसोनिक है और क्रूज है। 2 से 3 मैक की गति से गमन करती है। ठीक है, क्रूज मिसाइल जेट इंजन के द्वारा संचालित की जाती है। दाग और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है। अलग अलग प्रकार के फ्लाइट ट्रेजेक्टरी के साथ लंबी फ्लाइट रेट है। 450 किलोमीटर से रडार की पहुंच में बहुत कम आती है। टकराने पर बड़ी मात्रा में गति जुजबा करती है और सूक्ष्म सटीकता से यूज है। गिनी वर्म डिजीज, तो गिनी वर्म डिजीज अभी न्यूज में है। तो इसमें क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो गिनी वर्म डिजीज है इसको हम उन्मूलन करने के लक्ष्य के काफी करीब हैं। तो गिनी वर्म डिजीज क्या होती है? ये होती है ड्रैकुनकुलियासिस के बारे में। तो ड्रैकुनकुलियासिस, तो ये एक संक्रमण है जो ड्रैकुनकुलियासिस नामक परजीवी के कारण होता है।
ड्रेकनकुलियासिस मेंडेसिस। ठीक है, यह संक्रमण गिनी वर्म लार्वा युक्त जल पीने से फैलता है। ये कर्मी का अपरिपक्व रूप लार्वा कहलाता है। तो संक्रमण जो है ना, एक गिनी वर्म लार्वा युक्त जल पीने से फैलता है। ये रोग उन ग्रामीण, वंचित और एकांकी समुदायों के लोगों को, जहां पर सतही जल पर निर्भर है, जानवरों विशेष कुत्तों के संक्रमण के मामले भी दर्जित किए। ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है और इलाज कोई टीका और दवाई उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भारत में तो ये 2000 में ही उन्मूलन इसका कर लिया था हमने। वेंचर डेप्ट के बारे में लास्ट न्यूज, भारत ने स्टार्टअप्स में 2023 में 1.2 बिलियन डॉलर के वेंचर यानी उद्यम ऋण जुटाए हैं। यह आंकड़ा 2022 की तुलना में 50%। तो हमारा वेंचर डेट अभी बढ़ा है। वेंचर डेट के माध्यम से धन जुटाने में सबसे आगे उपभोक्ता और फिनटेक क्षेत्र है। तो वेंचर डेट क्या होता है? तो ये एक वित्त जुटाने का स्रोत है। स्टार्टअप्स के पास शुरुआती चरण में राजस्व सृजन करने के लिए कोई ठोस स्रोत नहीं होता है, ऐसे में वेंचर डेट के जरिए धन जुटाते हैं। पारंपरिक डेट फाइनेंसिंग के विपरीत वेंचर डेट आमतौर पर विशेष प्रकार के ऋणदाता होते हैं या उच्च रिटर्न मिलने की आशा में अधिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। तो वेंचर डेट। अब अल्बानिया, अगर इसकी लोकेशन देखोगे तो कल हमने ग्रीस देखा था, उसके ऊपर यही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एड्रियाटिक सी हो गया। ठीक है, ये आयोनियन सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ग्रीस है, ग्रीस में यहाँ पर अल्बानिया, इसकी कैपिटल तिराना। नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवा, बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया। ठीक है, कोसोवो, तो ये सारे देश यहाँ पर हैं। अब हम देखें, अल्बानिया में ने भारत में दूतावास खोलने की घोषणा करी है। बाल्कन प्रायद्वीप कल भी हमने देखा था, दक्षिण पूर्व में स्थित है। मोंटेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस के साथ इसकी सीमाएं मिलती है। पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित है। और इसमें माउंट को आप याद रख लेना, बात की भूमध्य क्षेत्र में तो है ही सही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज की करंट अफेयर्स खत्म होती है।